90 के दशक में बिहार में लालू यादव की सरकार बनी, जिसके बाद ही वहां अपराध का वो दौर शुरू हुआ जिसका असर गली के गुंडों से लेकर पॉलिटिक्स तक पड़ा। लालू यादव ने अपने जंगल राज में शब्दों की वो डिक्शनरी ही तैयार की थी जिसकी गूंज हर गली और हर मोहल्ले में सुनाई देती। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है आकांश और आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है क्राइम कहानी चैनल पर। उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज की कहानी बिहार की बहुत चर्चित और अनसुलझे हिस्सों में से एक शिल्पी गौतम मर्डर केस की है। वैसे इसका नाम तो मर्डर केस है, लेकिन कानून की पन्नों में ये केस आज भी एक सुसाइड केस है। इस केस की पूरी कहानी सुनने के बाद आप महसूस करेंगे कि ताकत, सत्ता और पावर के आगे कानून कैसे बौना हो जाता है। 5 अगस्त 1997 को एक याचिका की सुनवाई के दौरान पटना हाई कोर्ट ने बिहार को पहली बार जंगल राज कहा था। तब हाई कोर्ट ने कहा था कि बिहार में सरकार नहीं बल्कि जंगल राज है। आज की कहानी भी उसी दौर की है। उस दौर में शाम के 6 बजते ही पटना के साथ साथ बिहार के हर गांव, हर शहर की सड़कें और गलियां सुनसान हो जाया करती थीं, क्योंकि ये दौर था बिहार में लालू परिवार के शासन का। जब बिहार में राजनीति उथल पुथल के बीच लालू प्रसाद यादव को चारा घोटाले मामले में मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा था और उनकी जगह उनकी पत्नी राबड़ी देवी को बिहार की गद्दी पर बैठाया गया था। राबड़ी देवी के मुख्यमंत्री बनने के साथ ही राबड़ी देवी के भाई साधु यादव का बिहार की राजनीति में दबदबा बढ़ गया। साधु यादव उस दौर में गोपालगंज से राष्ट्रीय जनता दल के विधायक थे। उस समय राष्ट्रीय जनता दल से बहुत से लोग जुड़ना चाहते थे, क्योंकि उस समय राष्ट्रीय जनता दल की लहर थी और क्योंकि साधु यादव का बिहार की राजनीति में बहुत दबदबा था, तो खासकर लोग साधु यादव से जुड़ना चाहते थे। ठीक उसी समय एक 27 वर्षीय युवक बिहार की राजनीति में अपना भविष्य संवारने के लिए राष्ट्रीय जनता दल के युवा शाखा से जुड़ गया। उस युवक का नाम गौतम सिंह था और गौतम सिंह के पिता का नाम डॉक्टर बीएन सिंह था। बीएन सिंह एक एनआरआई थे और अपनी फैमिली के साथ लंदन में रहते थे। गौतम सिंह अपने परिवार से दूर पटना में ही रहकर राजनीति के दांव पेच सीख रहा था और राजनीति में अपना कैरियर बनाने की कोशिश कर रहा था। इस बीच गौतम की साधु यादव से अच्छी खासी जान पहचान हो गई। कुछ समय बाद ये जान पहचान दोस्ती में बदल गई और अब साथ में उठना बैठना होने लगा। कुछ रिपोर्ट्स में ये भी दावा किया गया कि गौतम सिंह और साधु यादव पटना के फ्रेजर रोड में स्थित ओक रेस्टोरेंट में बिजनेस पार्टनर भी थे। गौतम की एक महिला मित्र थी जिसका नाम था शिल्पी जैन। शिल्पी जैन पटना के बड़े कपड़ा कारोबारी और कमला स्टोर के मालिक उज्जवल कुमार जैन की बेटी थी। 23 साल की शिल्पी बहुत ही खूबसूरत और आकर्षक लड़की थी। वो मिस पटना भी रह चुकी थी और अपना ग्रेजुएशन पटना वुमेन्स कॉलेज से पूरी कर वहीं के एक कोचिंग में कंप्यूटर कोर्स कर रही थी। एक दिन गौतम सिंह शिल्पी जैन को एक फंक्शन में ले गया। कहा जाता है कि उस फंक्शन में कई बड़े नेता शामिल हुए थे। साधु यादव भी उस फंक्शन में मौजूद थे। गौतम ने शिल्पी को वहां मौजूद सभी बड़े लोगों से मिलवाया, यहाँ तक कि साधु यादव से भी। कहा जाता है कि इस फंक्शन से ही शिल्पी गौतम मर्डर की नींव पड़नी शुरू हो गई, जिसकी खबर ना तो गौतम को लगी और ना ही शिल्पी को। हमेशा की तरह शिल्पी जैन 2 जुलाई 1999 को करीब दोपहर 2 बजे अपने कंप्यूटर क्लास के लिए उसने रिक्शा लिया और अभी वो बीच रास्ते तक ही पहुंची थी कि उसे गौतम सिंह का एक दोस्त मिला, जिसे शिल्पी भी अच्छी तरह से जानती थी। उस लड़के ने जोर देते हुए शिल्पी से कहा कि तुम मेरी कार में बैठ जाओ, मैं तुम्हें कार से तुम्हारे कंप्यूटर क्लास छोड़ दूंगा। उस लड़के के बार बार रिक्वेस्ट करने पर शिल्पी उस लड़के को मना नहीं कर पाई और रिक्शा से उतरकर उसके कार में बैठ गई। अब गौतम के उस दोस्त ने अपनी कार को शिल्पी के कंप्यूटर क्लास की ओर ना ले जाकर पटना शहर से बाहर फुलवारी शरीफ की तरफ मोड़ दिया। इस पर शिल्पी ने उस लड़के से कहा कि मुझे अपने कंप्यूटर क्लास जाना है और तुम मुझे कहीं और ले जा रहे हो। तब उस लड़के ने कहा कि हम फुलवारी शरीफ जा रहे हैं, जहां गौतम भी है। गौतम का नाम सुनते ही शिल्पी अब नॉर्मल हो गई। कुछ देर बाद वो लड़का शिल्पी को लेकर वाल्मीकि गेस्ट हाउस पहुंचा। वाल्मीकि गेस्ट हाउस उस समय कुछ बड़े लोगों के अयाशी के लिए बदनाम हुआ करता था। अब इधर शिल्पी को अपने घर से निकले काफी वक्त हो गया था। वो अक्सर अपने कंप्यूटर क्लास से 3 साढ़े 3 बजे के आसपास घर आ जाया करती थी, मगर उस दिन शाम तक भी शिल्पी घर नहीं आई। तब घर वालों को उसकी फिक्र होने लगी। लोगों ने शिल्पी को हर वो जगह ढूंढा जहां वो जा सकती थी, लेकिन शिल्पी का कहीं कुछ पता नहीं चला। घर वालों ने गौतम को भी कॉल किया, लेकिन शिल्पी गौतम के साथ भी नहीं थी। अब जैसे ही गौतम को शिल्पी के लापता होने की खबर मिली तो वो हैरान परेशान हो गया। अब गौतम भी शिल्पी के बारे में पता करना शुरू किया तो कहीं से उसे पता चला कि शिल्पी को फुलवारी शरीफ के वाल्मीकि गेस्ट हाउस में ले जाया गया है। जैसे ही गौतम
को ये बात पता चली तो उसकी हालत खराब हो गई, क्योंकि वो जानता था कि वो गेस्ट हाउस किन चीजों के लिए कुख्यात है। उसके बाद गौतम तुरंत उस गेस्ट हाउस के लिए निकल पड़ा और जब वो उस गेस्ट हाउस में पहुंचा तो उसने देखा कि शिल्पी के साथ कई लोग दुष्कर्म करने का प्रयास कर रहे हैं। उन बहसी लोगों से शिल्पी को बचाने के लिए गौतम उन लोगों से भिड़ गया और पुलिस के पास जाने की धमकी देने लगा, मगर उन लोगों ने गौतम पर भी काबू कर लिया और उसे बहुत मारा पीटा। इस तरह एक अकेला गौतम उन लोगों से न तो शिल्पी को बचा सका और न खुद को। बताया जाता है कि गौतम के सामने ही शिल्पी जैन के साथ सामूहिक दुष्कर्म किया गया और फिर दोनों का गला दबाकर उनकी हत्या कर दी गई। इधर जब शिल्पी के घर वालों को शिल्पी नहीं मिली तो उन लोगों ने पुलिस स्टेशन जाकर शिल्पी के लापता होने की रिपोर्ट दर्ज करा दी। उसके बाद 2 जुलाई की पूरी रात और फिर 3 जुलाई 1999 का पूरा दिन भी निकल गया, लेकिन शिल्पी के घर वालों को शिल्पी की कोई खबर नहीं मिली और ना ही उन्हें पुलिस ही कुछ बता पाई। इसी बीच 3 जुलाई 1999 की रात करीब 8:30 बजे पटना के गांधी मैदान थाना क्षेत्र की पुलिस को खबर लगी कि गांधी मैदान स्थित विधायक आवास के एक गैराज के अंदर किसी की लाश पड़ी है। खबर मिलते ही पुलिस उस गैराज में पहुंची तो उन्होंने देखा कि गैराज के अंदर मारुति जैन कार में एक नहीं बल्कि 2 अर्धनग्न लाश पड़ी है और जब लाश की पहचान की गई तो पता चला कि ये लाश शिल्पी जैन और गौतम सिंह की थी। बताया जाता है कि ये गैराज साधु यादव का था। जब पुलिस उस गैराज के पास पहुंची तो उस गैराज का दरवाजा अंदर से बंद था, यानी कोई भी बाहरी व्यक्ति बिना अंदर जाए ये कभी नहीं जान पाता कि उस गैराज में 2 लाशें पड़ी हैं। अब उन लाशों की खबर पुलिस को किसने दी? किसने बताया कि साधु यादव के गैराज में 2 लाशें पड़ी हैं? ये जानकारी कभी भी बाहर नहीं आ पाई, मगर जिसने भी इसकी सूचना पुलिस को दी उसे पहले से ही सारी घटनाओं के बारे में जानकारी थी। यानी 2 जुलाई 1999 से लेकर 3 जुलाई 1999 तक शिल्पी और गौतम के साथ जो कुछ भी हुआ वो एक योजना के तहत हुआ। खैर, पुलिस ने गैराज का दरवाजा तोड़ा और उसके अंदर गई। एक सफेद रंग की मारुति जैन में शिल्पी जैन और गौतम सिंह की लाश अर्धनग्न अवस्था में पड़ी थी। गौतम ने एक पैंट पहन रखी थी, जबकि शिल्पी के शरीर पर कपड़े के नाम पर एक टी-शर्ट मात्र थी और दावा किया गया कि ये टी-शर्ट भी गौतम सिंह की थी। मतलब शिल्पी जैन के कपड़े उसके शरीर पर नहीं थे। पुलिस अभी इस केस की जांच पड़ताल कर ही रही थी कि रात करीब 9:30 बजे के आसपास साधु यादव अपने तमाम समर्थकों के साथ वहां पहुंचकर हंगामा करने लगे। पुलिस ने इसी गहमा गहमी के बीच शिल्पी और गौतम की लाश उस गाड़ी से बाहर निकालकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। अभी इधर पोस्टमार्टम शुरू भी नहीं हुआ था कि उधर पुलिस ने इस केस को सॉल्व भी कर दिया। पुलिस का कहना था कि शिल्पी और गौतम एक दूसरे से प्यार करते थे और अपने परिवार के दबाव में आकर उन्होंने जहर खाकर आत्महत्या कर लिया। मगर सवाल ये था कि बिना पोस्टमार्टम और बिसरा रिपोर्ट के पुलिस ने यह कैसे दावा कर दिया कि शिल्पी और गौतम ने जहर खाकर ही आत्महत्या किया है। और सवाल ये भी उठा कि अगर उन्होंने आत्महत्या ही किया था तो दोनों अर्धनग्न हालत में क्यों थे? शिल्पी के कपड़े कहाँ थे? शिल्पी गौतम के टी-शर्ट क्यों पहन रखी थी? इसके बाद पुलिस ने इस मामले में एक और लापरवाही बरती। जिस मारुति जैन कार में शिल्पी और गौतम की लाश मिली थी उस कार को पुलिस खींचकर नहीं बल्कि पुलिस का एक कांस्टेबल उसे चलाकर थाने ले गया। जिस कार में कातिल के सबूत हो सकते थे, फिंगरप्रिंट हो सकते थे, उस कार को पुलिस के द्वारा इस तरह से ड्राइव करके ले जाने से परिणाम यह हुआ कि उस कार से सारे सबूत मिट गए। जबकि ऐसे मामले में पुलिस को बहुत सावधानी से उस कार को खिंचवाकर उसे पुलिस थाने भिजवाना चाहिए था ताकि कोई भी सबूत ना मिटे, मगर पुलिस ने ऐसा नहीं किया। बिहार पुलिस लापरवाही में यहीं तक नहीं रुकी, बल्कि वो इतनी हड़बड़ी में थी कि गौतम के परिवार के अनुपस्थिति में ही दोनों का पोस्टमार्टम करवाकर उसी रात आनन फानन में ही दोनों का अंतिम संस्कार भी कर दिया। पुलिस के थ्योरी के मुताबिक शिल्पी जैन और गौतम सिंह की मौत कार्बन मोनोऑक्साइड गैस की वजह से हुई थी, मगर जब शिल्पी और गौतम की बिसरा रिपोर्ट आई तो पता चला कि दोनों के बॉडी में लिथियम एल्युमिनियम जहर था। इतना ही नहीं, कई रिपोर्ट्स में यह भी दावा किया गया था कि शिल्पी के बॉडी पर नोचने और जूतों से पीटे जाने के निशान भी मौजूद थे, लेकिन पुलिस इस बात से हमेशा इनकार करती रही। इसके अतिरिक्त इस मामले में एक और अहम तथ्य पाया गया। दरअसल शिल्पी के बॉडी पर एक से ज्यादा लोगों के सीमेन सैंपल भी पाए गए थे। जब शिल्पी का डीएनए सैंपल टेस्ट के लिए हैदराबाद भेजा गया तो उसकी रिपोर्ट में यह खुलासा हुआ कि शिल्पी की हत्या से पहले उसके साथ एक से अधिक लोगों ने सामूहिक दुष्कर्म किया था। रिपोर्ट्स में इतना सब कुछ खुलासा होने के बावजूद भी पुलिस ने यह कह दिया कि
शिल्पी के बॉडी पर मिले दाग सीमेंट के नहीं बल्कि पसीने के हैं। इधर न्याय की आस छोड़ चुके शिल्पी के परिवार वालों ने दावा किया कि शिल्पी की हत्या हुई थी, न कि उसने आत्महत्या की थी। उसके बाद शिल्पी के परिवार ने सरकार से केस को सीबीआई से जांच कराने की मांग की। इस मामले को लेकर राजनीति भी गर्मा गई और विपक्ष राबड़ी सरकार को घेरने लगी, क्योंकि इस केस में उनके भाई साधु यादव का नाम आ रहा था, जिसकी वजह से तत्कालीन मुख्यमंत्री राबड़ी देवी पर दबाव पड़ा और उन्होंने इस केस की निष्पक्ष जांच कराने के लिए सितंबर 1999 में इस केस को सीबीआई को ट्रांसफर कर दिया। अब इस केस की जांच सीबीआई ने शुरू की। उन्होंने शिल्पी के डीएनए और फॉरेंसिक रिपोर्ट की जांच की तो पता चला कि शिल्पी की मौत से पहले उसके साथ एक से अधिक लोगों ने सामूहिक दुष्कर्म किया था। सीबीआई ने उसके कपड़ों की भी जांच की तो उसमें सीमेन मिला। अब दोषी तक पहुंचने के लिए यह एक बहुत बड़ा क्लू था। कई न्यूज रिपोर्ट्स में बताया गया कि शिल्पी के कपड़ों पर मिले सीमेंट का डीएनए मैच करने के लिए साधु यादव से उनका ब्लड सैंपल मांगा गया, लेकिन उन्होंने सीबीआई को अपना ब्लड सैंपल देने से साफ मना कर दिया। साधु यादव के ब्लड सैंपल ना देने पर पता नहीं सीबीआई ने कोर्ट में आपत्ति क्यों नहीं जताई। खैर, धीरे धीरे समय गुजरता गया और अब लोगों के जहन से शिल्पी गौतम मर्डर केस धुंधला होता गया। मगर इस बीच सीबीआई ने सितंबर 1999 से लेकर 2003 तक इस केस की जांच पड़ताल करती रही और उसके बाद सीबीआई ने 2003 में अपनी जांच की फाइनल रिपोर्ट कोर्ट में पेश की और अदालत से इस मामले को बंद करने का अनुरोध किया। कुछ न्यूज रिपोर्ट्स में बताया गया कि सीबीआई ने अपने जांच रिपोर्ट में शिल्पी और गौतम की मौत की वजह जहर को बताया था, जैसा कि बिहार पुलिस ने बिना पोस्टमार्टम और बिसरा रिपोर्ट के पहले ही बता दिया था। सीबीआई ने अपने जांच रिपोर्ट में आगे बताया कि घटनाओं के क्रम से यह पता चलता है कि शिल्पी और गौतम की मौत एक आत्महत्या का मामला है और शिल्पी के साथ सामूहिक दुष्कर्म के आरोप भी गलत हैं, क्योंकि शिल्पी के कपड़ों पर मिले सीमेंट किसी और के नहीं बल्कि गौतम सिंह के ही थे। कुछ न्यूज रिपोर्ट्स के जरिए शिल्पी जैन के परिवार वालों ने इस जांच पर कई सवाल भी उठाए। उनका कहना था कि अगर यह एक आत्महत्या का मामला है तो फिर सीबीआई ने इस जांच में 4 साल क्यों लगा दिए। साथ ही उनका यह भी कहना था कि सीबीआई ने इस जांच में इसलिए इतना समय लगा दिया क्योंकि वो चाहती थी कि लोगों के जहन से इस केस की तस्वीर धुंधली हो जाए। इस केस के बंद होने के बाद शिल्पी के भाई प्रशांत जैन अपनी बहन को इंसाफ दिलाने के लिए इस केस को सुप्रीम कोर्ट ले जाना चाहते थे, मगर कुछ लोगों को प्रशांत जैन की इंसाफ की लड़ाई पसंद नहीं आई और साल 2006 में प्रशांत जैन को उनके घर के बाहर से ही किडनैप कर लिया गया, लेकिन किडनैपिंग के 2 दिन बाद ही उनको छोड़ दिया गया और उसके बाद प्रशांत जैन ने कभी भी इस केस की किसी भी जांच की मांग नहीं की। तो कुल मिलाकर आज तक इस केस के पीछे के असली अपराधियों का नाम आधिकारिक तौर पर प्रकाश में नहीं आ पाया और कानून के पन्नों में ये केस आज भी एक सुसाइड केस बनकर रह गया। मगर लोगों ने कभी भी इस केस को सुसाइड नहीं माना और ये केस जंगल राज में पुलिस और सिस्टम के मुंह पर एक काला धब्बा बनकर रह गया। तो आज की कहानी में बस इतना ही। हम फिर आपसे मिलेंगे फिर एक नई और सच्ची क्राइम की कहानी के साथ। तब तक आप लोग अपना और अपनों का ख्याल रखें। थैंक यू सो मच।